नाज़रीन, हम यहां पर एक तारीख बनती हुई देख रहे हैं और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पाता हुआ देख रहे हैं, जिसका मरकज, जिसका बैटल ग्राउंड अब ईरान की जंग बन गई है। और ये जंग, मतलब ये नए वर्ल्ड ऑर्डर को इसने इतना तेज कर दिया है इस जंग ने कि जो जीतेगा उसका पलड़ा भारी होगा। अगर ईरान जीतेगा तो मशरिक अपना मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर लाने में कामयाब हो जाएगा। वैसे ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो शायद कई सालों में आता, लेकिन इस जंग में ये ऑर्डर अब इस जंग में फैसला होना है। तो ये बैटल ग्राउंड जो है वो ईरान की जंग बन गई है। और आपके साथ मेगा डेवलपमेंट शेयर कर रहे हैं, मेगा डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरान के इत्तेहादी पहुंच गए हैं, ईरान के इत्तेहादी इस वक्त पहुंच गए हैं। अमेरिका और इजराइल को खबर हो कि प्यूटन साहब तशरीफ ला चुके हैं। प्यूटन साहब जिस अंदाज के अंदर इस जंग के अंदर अब तशरीफ लाए हैं, और उसके बाद यह है कि इजराइल जो है वो अपने अंजाम के और ज्यादा करीब हुआ है। और अमेरिका भी जान दे कि ईरान के जो इत्तेहादी हैं वो इस वक्त आ गए हैं। बड़ी क्लैरिटी के साथ दो टोक अंदाज के अंदर जो है वो प्यूटन साहब सामने आए हैं। और पहला रिएक्शन उनका इस जंग के हवाले से आया है। इससे पहले रशिया से स्टेटमेंट जारी हुई है, फॉरेन मिनिस्ट्री से, फॉरेन मिनिस्टर से, ठीक है। प्यूटन की स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। प्यूटन की पहली स्टेटमेंट जो है वो इस जंग के हवाले से जारी हुई है, और बिल्कुल खुलकर दो टोक अंदाज के अंदर। और एक तो पहली बार उन्होंने ये खुलकर कहा है कि हमने ईरान को असलहा भेज दिया है। प्यूटन ने मीडिया के ऊपर आकर यह कहा है, पब्लिक स्टेटमेंट के अंदर यह कहा है कि हमने ईरान को असलहा भेज दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और भी बात की है, उन्होंने कहा कि हमने प्रपोजल अमेरिकन को भेज दिया है। यानी प्यूटन की जानिब से यह बात सामने रखी गई है अमेरिका के सामने कि चॉइस तुम्हारी है, लेकिन दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन सीज फायर का है, जो सारी दुनिया इस वक्त चाह रही है, अमेरिका के अंदर भी लोग सीज फायर चाह रहे हैं। एक ऑप्शन सीज फायर का है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है, अगर ये सीज फायर का ऑप्शन नहीं लेना तो दूसरा ऑप्शन ईरान की तबाही का नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये नहीं है कि अमेरिका आएगा और वो इसे इराक, शाम और लीबिया बना देगा और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। दूसरा ऑप्शन ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन आलमी जंग है, या सीज फायर होगा या आलमी जंग होगी। ये मत समझना कि ईरान जो है वो कोई आइसोलेशन के अंदर है, ईरान कोई अकेला है, ठीक है ना। हम ईरान के साथ खड़े हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स है, ये अनप्रेसिडेंटेड इस वक्त सपोर्ट है कि रीजनल एलाय है ईरान, रशिया का, चाइना का। और जाहिर बात है कि रशिया और चाइना ईरान को खोना जब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अब रशिया बहुत खुलकर ईरान की मदद को आ गया है। और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका आगे बढ़ता है, अगर ये जंग आगे होती है, तो फिर ये जान ले अमेरिका के सामने हमारे वेपन्स होंगे, सामने हमारी टेक्नोलॉजी होगी, हमारी साइबर कैपेबिलिटीज होंगी, हमारी स्पेस आर्मी होगी। हम पूरी ताकत के साथ जब वो ईरान के साथ खड़े हैं। ये प्यूटन से जो है वो रद्दमल आया है कि हम खामोश नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि अफगानिस्तान में तुम आओगे, तबाही मचाओगे और कोई इंटरवीन नहीं करेगा। तो इस बात को भूल जाओ। और जो सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की लघु धमकी लगाई गई, नेतन्याहू और ट्रंप की जानिब से लघु धमकी लगाई गई, इनको अंदाजा भी नहीं है कि ये किस तूफान को दावत दे रहे हैं, ठीक है ना। इनको अंदाजा भी नहीं है कि इन्होंने बात क्या की है। तो उसका रिएक्शन रीजन से नहीं, प्यूटन से आया है, ठीक है ना। सुप्रीम लीडर को जो इन्होंने बात की है, उसका रिएक्शन मॉस्को से आया है। और जो प्यूटन ने जो रिएक्शन दिया है, बस उसको इजराइल का इख्तिताम समझे। यानी होता है ना कि बदमाशी, मिसकैलकुलेशन, कि हम बहुत तगड़े हैं, हम ये कर देंगे। तो प्यूटन ने इनकी अकल ठिकाने लगाई है। पहले तो ईरान लगा रहा है ना मिसाइल, वो ऐसे पहुंच रहे हैं कि आगे कोई रुकावट नहीं है अब। तो प्यूटन ने इनकी अकल ठिकाने लगाई है कि तुम दनराते फिर रहे हो दुनिया में, और रीजन के अंदर तुम्हें को पूछने वाला नहीं है। ये ट्रंप ने जो पहली कॉल ट्रंप को की थी, प्यूटन ने उस वक्त भी ये कहा था कि आपकी तबीयत ठीक है, अगर मेडिसिन नहीं खाए तो मेडिसिन खा लें, डॉक्टर को चेक करवाएं, आपकी तबीयत ठीक है, अगर नहीं ठीक तो मेडिसिन ले लें, करना मेडिसिन दे दी जाएगी आपको। ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये वो अमेरिका नहीं है कि जिसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा उसकी एग्रेशन को। ये दुनिया जागीर नहीं है इसराइल और अमेरिका की, ठीक है। यहां पर बाकी भी कौमें हैं, उनको भी रहने का उतना ही हक है। तो ये रिएक्शन इस वक्त प्यूटन की जानिब से आया है। बस ये समझिए कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए हैं और सब मिलकर इस वक्त इसराइल का मक्कू ठपने जा रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है, उन्होंने, प्यूटन ने कहा कि अगर आप नहीं रुकेंगे तो फिर ये आलमी जंग होगी, ठीक है। ये आलमी जंग की तरह मामला जाएगा, यानी हम इसके अंदर हैं। तो ये नहीं होगा कि तुम भी हमला कर दोगे, इजराइल भी हमला कर रहा है और ईरान बस आइसोलेशन के अंदर होगा। नहीं, हम वहां पर होंगे और हमारा असला होगा, हमारी टेक्नोलॉजी होगी, हमारी सपोर्ट पूरी तरह से ईरान के साथ होगी। तो ईरान से लड़ना है तो ये बात जान लो कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। यानी ईरान से लड़ना है तो फिर हमसे लड़ना है। और कताइब हिजबुल्लाह इराक की, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ ट्रिगर के ऊपर हैं, क्योंकि अमेरिका से मुसलसल ये खतरा है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। तो उन्होंने फिर स्टेटमेंट जारी किया कि हमारे हाथ जो है वो ट्रिगर के ऊपर है इस वक्त। और लेबनान की हिजबुल्लाह, उनकी जो है वो इस वक्त स्टेटमेंट जारी हुई है। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह किया है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। और साथ उन्होंने सुप्रीम लीडर के हवाले से बात की है कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, ठीक है ना, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की बात कर रहे हो। और फिर जो इराक का जो सबसे बड़ा रिलीजियस यानी कि मरकज है, सैयद सिस्तानी, सबसे बड़ी शख्सियत, यानी उनका सबसे बड़ा रुतबा है वहां पर, और बस यानी सब उनके पीछे खड़े होते हैं, हाईएस्ट प्रेस्टीज है उनकी।
उनकी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम लीडर को यह निशाना बनाने की बात कर रहे हैं तो यह जान लें कि कितना बड़ा तूफान फिर टकराने जा रहा है। यहां से जो काफिले निकलेंगे वो फिर दुश्मन को मुकम्मल तौर पर खत्म किए बगैर वापस नहीं आएंगे। देखिए, हम कोई जज्बाती बात नहीं करते हैं, आपने 20 महीनों के अंदर सारी चीजें देखी हैं, हमने फैक्ट्स आपके सामने रखे, लेकिन अब माहौल वो नहीं है। अब एक बर्बरियत हुई है, एक नेशन को मिटाने की बात की जा रही है, उनके अंदर खाना जंगी छेड़ने की बात की जा रही है, उनके हॉस्पिटल्स, उनके सिविलियन एरियाज वो निशाना बन रहे हैं, और उनकी सबसे प्रेस्टिजियस शख्सियत सुप्रीम लीडर, उनको निशाना बनाने की बात की जा रही है। सुप्रीम लीडर, अब देखें, जो लोग उनको सुनते हैं उनको पता होगा वो तो एक मुअल्लम है, वो तो एक उस्ताद है, वो जिंदगी के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, रिलीजन के ऊपर बात करते हैं, मतलब वो कोई हुक्मरान वाला मामला है नहीं, मतलब एक प्रेस्टिजियस शख्सियत, एक मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत, उनको आप निशाना बनाने की जब बात कर रहे हैं तो इधर से फिर ये बात सामने आई है कि यहां से जो फिर काफिले निकलेंगे फिर वो वापस नहीं आएंगे, और इस रीजन के अंदर फिर जो आग है वो हर इतनी फैलेगी कि कोई उसको रोक नहीं सकता। ये ऐसे नहीं होगा कि इराक में आओगे, तबाह करोगे और चले जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और ये बात के जो आग है वो सिर्फ इराक के बॉर्डर्स के अंदर अंदर महदूद रहेगी, हालांकि वो भी नहीं रही थी, वो भी शाम तक फैल गई थी, और जो दाइश का फितरा इन्होंने खड़ा किया, तो ये ईरान है। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यानी देखिए, सद्दाम हुसैन था ना, अच्छा, सद्दाम हुसैन यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं पर हुक्मरान बना, और फिर ताल्लुकात, मामलात, सारी जिंदगी यहीं पर गुजरी। अब देखिए कि सद्दाम हुसैन को बाहर से ताकत आई, उसको ह्यूमिलिएट किया, उसको फांसी दी, ठीक है ना। सद्दाम हुसैन उस वक्त क्या सोचता होगा कि मैं इस मिट्टी का हूं, मैं इस लैंड का हूं, ठीक है, और मैं आज आइसोलेशन के अंदर, यानी कि मुझे जो है वो इस तरह से किया जा रहा है, ठीक है ना, कि मेरे अपने लोग मेरे साथ खड़े। देखें, सद्दाम हुसैन जैसा भी था, जो भी उसके मामला थे, अमेरिका के पास ये लेजिटिमेसी कहां से आई कि वो सद्दाम हुसैन का फैसला करे। मुअम्मर कज़ाफी को जब सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा था तो उनकी जुबान से एक ही बात निकल रही थी, मेरे बच्चों, तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं, ये जो तुम्हारे सामने ये हकीकत नहीं है। मुअम्मर कज़ाफी ने अपना न्यूक्लियर प्लांट खत्म किया, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसको खत्म किया, ठीक है। वो टोनी ब्लेयर बुला रहे हैं, जनाब रीजन भी कह रहा है वेरी गुड जनाब, पीस है, न्यूक्लियर खत्म हो रहा है। उसके बाद उनको सड़कों के ऊपर घसीटा गया, उन्होंने कहा कि जो मैं जानता हूं ये तुम नहीं जानते, ठीक है ना, मेरे बच्चों, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और आज लिबिया का हशर देखिए, और उस वक्त लिबिया क्या, तो मैं बात आपके सामने ये रख रहा हूं कि फर्क है, ये एक सुप्रीम लीडर है जो जिसके साथ लोग खड़े हैं, जिसके साथ रीजन खड़ा है, जिसके साथ रशिया खड़ा है, जिसके साथ चाइना खड़ा है, बाकी मुल्क खड़े, यानी वो जुड़ा हुआ है, वो आइसोलेशन के अंदर नहीं है। ईरान के साथ उसके लोग खड़े हैं और आइसोलेशन के अंदर वो नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। जो यहां पर हुआ वो माजी का किस्सा था, वो और दुनिया थी, ये और दुनिया है। तो उन्होंने कहा हमारे हाथ ट्रिगर के ऊपर है, ठीक है ना। तो सब मिलकर इसराइल का मक्कू ठपने वाले हैं, और इसराइल इस वक्त शिकस्त खा चुका है, और अब अमेरिका को जो इस वक्त पुकार रहा है। और अमेरिका के अंदर जो हालात है, शदीद तरीन मज़ामत इस वक्त हो रही है। टकर कार्लसन, स्टीव बैनन, वहां पर वो पूरी तहरीक को लीड कर रहे हैं। अब वो आगे ट्रंप है, उसका सेंस से कोई लेना देना नहीं है, वो ये चीज उसको रोक सकेगी या नहीं रोक सकेगी वो एक अलग सवाल है। लेकिन ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है कि अमेरिका को जो यहां पर सुबकी होगी, वहां पर तो ऑलरेडी सपोर्ट नहीं है भाई, वहां पर तो ऑलरेडी सपोर्ट नहीं है। अगर अमेरिका को यहां पर सुबकी होगी तो उसके बाद क्या होगा भाई, वो तो लोग ऑलरेडी चीख रहे हैं कि भाई आप इस जंग में हमने नहीं जाना। तो ट्रंप इनफरादी तौर पर फैसला कर रहा है, और ज़ायनिस्ट लॉबी, तो इसराइल के खिलाफ वहां पर जो सेंटिमेंट बढ़ रहा है, स्टीव बैनन और बहुत बड़ी वहां पर की शख्सियत है, और टकर कार्लसन, वो लीड कर रहे हैं इस पूरी तहरीक को कि हमने ईरान जंग के अंदर नहीं जाना है। तो वहां पर बहरहाल एक प्रेशर बरकरार है, और रीजन यहां पर यूनाइटेड है, लोग साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट साथ खड़ी है। और जिस तरह से रशिया साथ खड़ा हो गया है, मैं आपके सामने वो हेडलाइंस रखने जा रहा हूं, जिस चीज का इंतजार था वो इस वक्त खबर आ चुकी है। और प्यूटन का पहला रिएक्शन आया है ईरान के हवाले से, और बिल्कुल इनकी जो बदमाशी है वो इनका पछतावा इस वक्त बनने जा रही है। मैं जरा आपके सामने हेडलाइंस रखता हूं। प्यूटन से पूछा गया, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकियां अमेरिका और इजराइल दोनों लगा रहे हैं। प्यूटन, आई डू नॉट इवन want to discuss the possibility of the US killing Khamenei. Putin refused to discuss the possibility of Khamenei killing. TASS, Russian media. Putin says not even discussing the possibility of Ayatollah Khamenei assassination. Al Jazeera. Putin rejects question about any potential attempt to kill Iran's Khamenei. Israeli media. Putin says will not discuss possible Israeli-US assassination of Iranian supreme leader. उनका दिमाग ठीक है, अकल ठिकाने के ऊपर है कि तुम क्या बात कर रहे हो। यानी इतनी बड़ी क्लैरिटी, इतनी बड़ी वार्निंग। एक होता है ना कि भाई अगर सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जंग फैल जाएगी, मामलात खराब हो जाएंगे, रीजनल सिक्योरिटी खतरे में है, इस तरह के बयान आते हैं, ठीक है ना। और प्यूटन क्या कह रहे हैं, यानी ये बयान आना भी बहुत बड़ी बात थी कि वो कहते कि ये मामला खराब हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं इस पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस नहीं करना चाहता। ये कोई करने वाली बात है जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है, अकल ठिकाने के ऊपर है, तबीयत तुम्हारी ठीक है, तुम क्या बात कर रहे हो। यानी एक होता है कि ये होगा तो फिर ये हो जाएगा, नहीं ये होगा ही नहीं,
तुम क्या बात कर रहे हो, इसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हम ये तो डिस्कस कर सकते हैं कि सूरज जो है वो मगरिब से तुलू हो सकता है, कुछ साइंटिफिक फिनोमेना हम डिस्कस कर लेते हैं, सूरज मगरिब से तुलू होना हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये हमने मैं इसको डिस्कस ही नहीं, इसकी ये अगर ख्वाब के अंदर भी रात को आए ना ट्रंप के सोते हुए कि ये उसके ज़हन में ये वाला पॉसिबिलिटी आए, तो ख्वाब में भी नहीं सोचे ट्रंप और नेतन्याहू जो है ना, ये ख्वाब के अंदर भी ये बात ना सोचें कि वो सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे। ये कोई करने वाली बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इस रास्ते के ऊपर जाना भी मत, क़यामत को दावत दे रहे हो। तो इतनी बड़ी क्लैरिटी, इतनी मजबूती के साथ, और सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकातें हुई हैं प्यूटन की, और कॉल्स के ऊपर भी राब्ता रहता है, इतनी मजबूती के साथ इस वक्त रशिया खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर की पॉसिबिलिटी मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, ये कोई करने वाली बात है कि ये होगा भाई, ये वो रास्ता ही नहीं है, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम डिस्कस करें, ठीक है ना, कि इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी कोई 1%, 5% भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इस रास्ते के ऊपर मत जाना, ठीक है ना, इसके बारे में सोचना भी मत कि तुम ये करोगे। तो देखिए ना, तकब्बुर और मिसकैलकुलेशंस। अब ईरान ने जो तबाही मचा दी है, सब मिसकैलकुलेशन हो गया, अब उससे सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे, ठीक है। तो आप जरा अंदाजा करें, साथ ट्विटर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि असला भेज दिया हमने ईरान को, और साथ उन्होंने कहा कि हमने प्रपोजल अमेरिकन को भेज दिया है। ये इतनी बड़ी बात है। देखें, रशिया और चाइना, उनका तरीकाकार और ज्यादा मुख्तलिफ है। आपने कभी सुना है कि रशिया ने अपनी तरफ से प्रपोजल भेज दिया? सालसी क्या होती है? सालसी होती है कि दोनों फ्रीक आपको बुला रहे हैं, उसके दरमियान आप किरदार अदा कर रहे हैं सालसी का। और भाई ये कौन सी सालसी होती है कि रशिया जो है वो अपनी तरफ से प्रपोजल भेज रहा है? यानी बात क्या है? बात है कि वो इस हद तक ईरान के साथ आकर खड़े हो गए, ठीक है। यानी कि रशिया ऐसा थोड़ी करता है कि वो बस अपनी तरफ से प्रपोजल, उसको दुनिया बुलाएगी तो वो सालसी करने जाएगा ना, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से प्रपोजल अमेरिकन को भेज दिया है। और ईरानियन से जारी बात हुई होगी, न्यूक्लियर का मामला, उसमें उन्होंने सारा डिस्कस किया होगा। तो वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि ये प्रपोजल हम भेज रहे हैं, हम जंगबंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम जंगबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जंगबंदी तुम नहीं कर रहे तो ये बात ज़हन में रख लो कि हमने असला भी ईरान को भेज दिया। अब ये बात करने की जरूरत है, हमने असला ईरान को भेजा है, और साथ ये करना कि हमने प्रपोजल अमेरिकन को भेजा है। तो अमेरिकन को प्रपोजल भेजा है, उनको जंगबंदी का कहा है, और उनको कहा है कि अगर जंगबंदी नहीं करनी तो ईरान को हमने असलहा भेज दिया है, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, अगर तुमने सीज़फायर कबूल नहीं करना तो फिर ये बात ज़हन में रख लो कि हम जो है वो इनके साथ खड़े होंगे और तुम्हारा सामना हमारे साथ होगा। रशिया सप्लाइड ईरान विद मिलिट्री हार्डवेयर, इट इज नॉट इन द ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉज। इसके सामने आगे वो स्माइल वाली इमोजी भी लगनी चाहिए। इट इज नॉट द ब्रीच ऑफ हमने कोई आलमी कानून की खिलाफवर्जी नहीं की है जो ईरान को असलहा भेजा है, हमने तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है वो ईरान को असलहा भेजा है, और ईरान के ऊपर हमला हुआ है। सेल्फ डिफेंस उनका लेजिटिमेट राइट है, तो सेल्फ डिफेंस में मदद करना भी लेजिटिमेट राइट है। तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हम तो चल रहे हैं, इसमें कोई ऐसी वैसी जो है वो बात नहीं है। और हमने जो प्रपोजल भेजा है उसमें ईरान के लिए गारंटीज हैं उनके न्यूक्लियर इंटरेस्ट के हवाले से, और हम अमेरिका को इजराइल के हवाले से भी गारंटीज दे रहे हैं, ठीक है, जो रीजन ऑलरेडी देने के लिए तैयार है, उसकी भी सिक्योरिटी कंसर्न हम दूर कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि सीज़फायर कर लो। डिस्कस द प्रपोजल एंड सेंड सर्टेन सिग्नल्स टू आवर फ्रेंड्स। खास सिग्नल्स हमने अपने फ्रेंड्स को भी साथ भेज दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वाकया है, ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताऊं कि हुआ क्या है। हुआ ये कि कैलकुलेशंस उलट गई हैं। यानी एक तो ईरान है ना कि वो तबाही मचा रहा है, ऐसा नहीं था कि ईरान के बारे में कोई ऐसा वहमो गुमान ही नहीं था कि भाई ईरान ऐसा कर सकता। ये सारी चीजें ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड मौजूद थी कि ईरान कितना ताकतवर है, और ये ट्रंप को भी पता था। शुरू में वो यही बात कर रहा था कि ईरान बड़ा मजबूत है, ताकतवर है, लेकिन बाद में जो भी हुआ, ज़ायनिस्ट लॉबी और जो भी उसने गलती की। तो इसमें बुनियादी बात क्या समझने की है कि एक है हैबत इजराइल की और अमेरिका की, वो आएंगे बस तबाह करके रख देंगे। ये सब हवा के अंदर तहलील हो चुका है, और वो एक ऐसे फॉर्मिडेबल पावर के साथ टकराए हैं कि उसके बारे में ये कैलकुलेशंस, ये एस्टिमेशंस मौजूद थी कि ये तबाही मचा के रख देगा। लेकिन क्या एक जालिम तरीन शख्स जो लाखों लोगों को ऑलरेडी शहीद कर चुका है, उसने तकब्बुर के अंदर आकर, और उससे यह ना पूछा जाए कि जेनोसाइड गजा में हो रही है, और मजमूम मकासद, उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो मैं मिसाल के तौर पर टकर कार्लसन है, इसका आज से कोई 2 माह पहले का स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं। टकर कार्लसन वॉर्न्स ईरान इज नॉट अलोन अटैकिंग इट रिस्क वर्ल्ड वॉर यूएस डिफीट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की कि एक है इजराइल की हैबत कि वो आएगा सब तबाह कर देगा, वो हवा के अंदर तहलील हो चुकी है। और एक दूसरी बात यह है कि भाई ईरान के बारे में इतना एक्सपेक्टेड नहीं था वो कि चलो 5-10% करेगा, और उसने 70% कर दिया। ऐसी बात नहीं थी, 50% उसकी पावर क्लियर थी, और वो इस वक्त शो उससे भी ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसकी पावर इतनी क्लियर थी कि वो तबाही मचा के इजराइल में रख देगा। ये बिल्कुल क्लियर था कि इजराइल का डिफेंस को नहीं रोक सकेगा, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थी। लेकिन इन्होंने मिसकैलकुलेट किया, एरोगेंस दिखाई, तो बदमाशी पछतावे में बन रही है। और अमेरिका आएगा तो उसके साथ क्या होगा? टकर कार्लसन की वो पेशगोई बिल्कुल सही साबित हुई, और सिर्फ एक मैं आपके सामने रख रहा हूं, बाकी सबकी यही एस्टिमेशन थी।
इसराइल के साथ हो रहा है। अब अमेरिका के बारे में वो क्या कह रहा है, वो तो अगर अमेरिका आएगा तो उसका भी हशर यही होगा। वो कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ मामला जाएगा और अमेरिका इसमें से शिकस्त खा के निकलेगा, ये जो ईरान के ऊपर वो हमला करेगा। और फिर उसने कहा कि हम यंग अमेरिकन को दोबारा मिडिल ईस्ट की तरफ भेज रहे हैं। और उसने कहा कि ईरान का जो आर्सेनल है बैलिस्टिक मिसाइल का वो बहुत तगड़ा है। ये 2 महीने पहले की उसकी एस्टिमेशन है और ये बाकी तमाम ये सामने बात रख रहे थे। और उसने कहा कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये अमेरिकी बेसिस के ऊपर उन्होंने निशाने पर लगा के रखे हुए हैं और हमारे इत्तेहादियों का क्रिटिकल जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर निशाना लगा के उन्होंने रखा हुआ है। और सिर्फ एक वीक के अंदर थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन कैजुअलिटीज हो सकती हैं। ये टकर कार्लसन का एस्टिमेट है। इट कुड कोलैप्स इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस बेकाबू हो जाएंगी, अनइमेजिनेबल इन्फ्लेशन आएगी। तो ये चीजें दुनिया चीख चीख कर बता रही थी। तो ईरान डील की बात कर रहा था, ईरान मुज़ाकरात कर रहा था। तो बात यह है कि इन्होंने बर्बरियत दिखाई, सफाकियत दिखाई, मिस कैलकुलेट किया। अब ये खमियाजा भुगत रहे हैं। और अगर अमेरिका आएगा तो टकर कार्लसन की वो एस्टिमेशन वही है कि क्या होगा अमेरिका के साथ। और इधर से ये वाला जो रिएक्शन है वो आ गया है। और इसके साथ हिजबुल्लाह और कताब हिजबुल्लाह, उनकी आप स्टेटमेंट देखिए। हिजबुल्लाह वार्न्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ओवर थ्रेट्स अगेंस्ट सैयद खामनाई। ईरान ने वाज़ेह किया कि हिजबुल्लाह मैदान में होगी अगर अमेरिका अटैक करेगा। आज हिजबुल्लाह का अपना रिएक्शन आ गया। सैयद सिस्तानी वार्न्स अगेंस्ट थ्रेट्स टारगेटिंग ईरान's लीडरशिप। द ऑफिस ऑफ इराक हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी condemned the ongoing Israeli aggression and calls the international community to bring an end to the war। और इसके अलावा कताब हिजबुल्लाह जो इराक की है, we reiterate that the involvement of the American enemy in this war will bring upon it unprecedented calamities and destruction। हमारे हार्ट ट्रिगर्स के ऊपर है, अगर अमेरिका आया तो अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रक्शन यहां पर मचाएंगे। ईरान possess the capabilities for resilience और ये हमला कर सकता है फॉर मोर देन अ ईयर। कताब हिजबुल्लाह कह रही है ईरान के पास ये सलाहियत है कि 1 साल से ज्यादा तक इसराइल के ऊपर रॉकेट्स और मिसाइल फायर कर सकते हैं। ये 2 हफ्ते नहीं टिकने वाला और वो करेंगे, उनके पास 1 साल की सलाहियतें हैं। अब यहां पर बात क्या हो रही है, कताब हिजबुल्लाह यानी तमाम ये जो रीजनल पावर्स हैं, यमन, ये तमाम जो रीजनल पार्टनर्स हैं वो कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए। जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल पार्टनर्स और रीजनल, कि अगर अमेरिका आएगा तो हम आएंगे। यानी मुझे वो रेसलिंग याद आ रही है कि जैसे रेसलिंग में रिंग के अंदर 2 पहलवान लड़ रहे होते हैं ना, तो एक एक पहलवान उनका बाहर भी खड़ा होता है। तो अगर एक साइड वाला अपने बाहर वाले पहलवान को बुलाता है तो वो 2 हो गए, सामने एक खड़ा है, तो वो जो एक है वो भी अपने पहलवान को बुला लेगा। ये होता है ना। तो यहां पर भी उनका मैसेज क्लियर है। पहली बात वो कर रहे हैं सीज फायर की। दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर आपने सीज फायर नहीं करना तो ये जो पहलवान आपने उतारा है, जो फलस्तीनी औरतों और बच्चों के ऊपर बमबारी कर रहा है, इस पहलवान को फिर लड़ने दे। हम भी रिंग से बाहर बैठेंगे, आप भी रिंग से बाहर बैठेंगे, ठीक है। और ये जो आपने पहलवान भेजा है ना, ये तीसमार खान, ये ईरान और ये जाने, ईरान फिर लड़ेगा। हमला ईरान के ऊपर हुआ है, ईरान लड़ेगा, अकेला लड़ेगा, हम उसके साथ नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम आओगे तो फिर ये बात ज़हन में रख लो कि रिंग में हम भी होंगे। ये रीजनल पार्टनर का मैसेज यही है, इंटरनेशनल पार्टनर्स का भी मैसेज यही। पहली बात सीज फायर। दूसरी बात, अगर सीज फायर नहीं होना तो फिर इसराइल और ईरान आपस में हिसाब किताब बराबर कर लेंगे, ठीक है। इसराइल ने जो बर्बरियत और सफाकियत की है, जो अग्रेशन दिखाया, जो बदमाशी दिखाई है, ईरान के पास सलाहियत हुई तो वो लड़ लेगा, नहीं सलाहियत होगी तो ईरान जाने और इसराइल जाने। आप भी बाहर बैठे, हम भी बाहर बैठेंगे और देखेंगे। लेकिन अगर आप रिंग में आए तो ये बात ज़हन में रखेंगे, हम भी रिंग के अंदर होंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जब मिसाइल बरस रहे हैं इसराइल के ऊपर। उनका डिफेंस फारिग हो चुका है, बावजूद इसके कि ये खौफनाक बमबारी कर रहे हैं और इस तरह की लग़वियात ये कह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे। इनका मक्कू ठप्पा जा चुका है। और अमेरिका के अंदर जो इस वक्त प्रेशर है उसको भी हम आपके सामने रखेंगे, शदीद तरीन प्रेशर। और ट्रंप फारिग हो चुका है वहां पर, यानी ट्रंप आइसोलेशन में जा चुका है। और सब जो है वो ये कह रहे हैं कि आप कोई बयानिया नहीं है, यानी न्यूक्लियर हर सवाल के जवाब में, भाई ईरान पर हमला क्यों करने जा रहे हो ट्रंप से, ये न्यूक्लियर बना रहे हैं। अच्छा, वो न्यूक्लियर के ऊपर सीआईए कह रही है बना ही नहीं रहा, आईएईए का चीफ कह रहा है कि बना ही नहीं रहा, कोई एविडेंस एक भी नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है। ऊपर से मैक्रोन ने भी बात कल कर दी। तो मतलब वो ट्रंप वो बोले जा रहा है कि नहीं न्यूक्लियर बना रहा है, उसे ये कह रहे नहीं बना रहा। नहीं, ट्रंप कह रहा है मैं बना रहा है, मुझे पता है वो बना रहे। आईएईए का चीफ कह रहा है कि नहीं बना रहे, मुझे पता है वो बना रहे। भाई तुम क्या वहां से देख कर आए हो? तो वो बस एक हठधर्मी है, जिद है, अना है, तो बस मैंने जो बात कर दी वो कर दी, ठीक है ना। वो दुनिया मान नहीं रही, वो एक्सपोज हो रहा है। ना ही अमेरिकन मीडिया उसको डिफेंड कर पा रहा है, ना ही उसके मागा वाले लोग उसको डिफेंड कर पा रहे हैं। और यानी इस जंग की मज़ाहमत है। ऑलरेडी अमेरिका इसके ऊपर यूनाइटेड नहीं है। अगर वो यहां पर आएगा, जो कि मुझे खतरा है कि वो आएगा, उसकी वजह यह है कि ट्रंप को हम जानते हैं, ठीक है। उसका ताल्लुक कोई नहीं है अमन से, उसका ताल्लुक कोई नहीं है इन कैलकुलेशंस के से कि वो कोई साइंस के ऊपर फैसला करेगा। और भाई वो अपनी इंटेलिजेंस को मान ही नहीं रहा, तो इंटेलिजेंस तो उसको बता रही है कि ये वहां पर ईरान के पास ये पावर है, वो तो मानते नहीं इंटेलिजेंस को। तो फिर जो इसराइल के साथ हो रहा है वो अमेरिका के साथ होगा। मुश्किल रास्ता है, लंबा रास्ता है, तलख हकायक होंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि
यहां पर आएगा और बस तबाही मचाएगा। ये इसकी वॉर मशीन को हमेशा के लिए रोक कर रख देगा। ये तमाम हेडलाइंस है और रॉकेट मैन से भी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।